अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इसराइल फ़लस्तीन इशू अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ हमास। तो देखते हैं सैयद मुजम्मिल की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि पिछले 1 महीने 40 रोज़ में खामोशी की वजह क्या है, क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई और बात नहीं की। तो मैंने उन्हें ये कहा कि हर टॉपिक के ऊपर इस दौरान जो भी हुआ, आवाम के अंदर एक डिस्कोर्स मौजूद है जिस पे वो बात कर रहे हैं, और मुझे कोई गैप बड़ा दिखाई नहीं दिया जिस पे आके मैं अपना एडिशन और इजाफा करूं, और ज़रूरत पेश नहीं आई। विटगेंस्टाइन ने कहा था ना कि वेयर ऑफ वन कैनॉट स्पीक वन मस्ट रिमेन साइलेंट। जहाँ पर आप बोल नहीं सकते वहाँ पर खामोश रहना बेहतर होता है, ना कि शोर में और नॉइज़ में इजाफा करें और जस्ट मेकिंग वीडियोस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस। दूसरे तीसरे रोज़ आ जाएं या एक रोज़ में 3 बार आ जाएं गुफ्तगू करने के लिए। तो एंड गोल ये नहीं है कि पैसे कमाने हैं, ना एंड गोल ये है कि कंटेंट क्रिएट करना है और रोज़ आपके सामने आना है। एंड गोल ये है कि उससे किसी एक आइडिया को जो है वो एंडोर्स करना है और उस आइडिया को कंट्रीब्यूट करवाना है पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारा भी हो। तो अब बहुत से दिनों से जो है वो इसीलिए खामोशी इख्तियार रखी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से रिपीटेडली 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं 100 नहीं सैकड़ों मैसेज आए हैं। और वो मैसेज आए हैं फ़लस्तीन और इसराइल के इशू के ऊपर, जो कि वहाँ पर एक जंग की कैफियत बन चुकी है। आपको मालूम है कि मैं डिस्करेज करता हूँ, एक्सट्रीमली डिस्करेज करता हूँ इस चीज़ को, कि कभी भी हमें पाकिस्तान के बाहर के मसाइल पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बैकयार्ड के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने गंभीर और बड़े मसाइल हैं कि हमारा किसी और कौम के मसले पे बात करना इज़ एन एब्सोल्यूट जोक। उसकी वजह यह है कि ये बनता ही नहीं है कि हम दुनिया में एडवोकेसी करते फिरें कि वहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, जब हमें खुद इंसाफ नहीं मिलता। जब इस नेशन के अंदर रह के मल्टीपल एथनिसिटीज़, चाहे वो बलोच हों, पश्तून हों, साउथ पंजाब के लोग हों, गिलगितीज़ हों, सिंधी हों या सराइकी हों या कोई और कौम हो या कश्मीरी हों, वहाँ पर हुकूक नहीं मिलते। वहाँ पर FCR के टाइप के कवानीन अब तक राइज हैं। वहाँ पर अब तक इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस मौजूद हैं। वहाँ पे जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं। वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है। वहाँ बच्चों को पालने के लिए खुराक नहीं है, तालीम नहीं है। तो हमारा बनता नहीं है कि हम जाके दूसरों के मसाइल में टांग अड़ा के स्टांस लें और बताएं दुनिया को कि ये आपको करना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी ये है कि पाकिस्तानी हेल बेंट हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने हमेशा बॉर्डर से बाहर देखना है, इसीलिए मजबूर होकर ये बात करनी पड़ती है। और वो इसीलिए कन्विंस्ड हैं क्योंकि 80 की दहाई से लेके PTV पे रोज़ शाम को आपको ये बताया गया कि आपके ज़िंदा रहने का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि फ़लस्तीन की जंग में प्रेवलेंट हो जाए मुस्लिम कम्युनिटी और कश्मीर की जंग में प्रेवलेंट हो जाए। मैं बेशक मानता हूँ कि इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने मसाइल इस कदर अजीम हैं कि अगर हम बात करने लगे इन मामलात के ऊपर तो वो बिल्कुल ही डिस्करेज हो जाते हैं जो यहाँ पर हो रहा होता है। और एक इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट प्रैक्टिस किया है पाकिस्तान की रियासत ने दहाइयों से यहाँ पे, जिससे हर आदमी अनकॉन्शियसली उनके जो एजेंडाज हैं उनको लेकर आगे बढ़ता है, उसे इल्म भी नहीं होता। बहुत से मेरे सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इवन कुछ लिबरल दोस्त भी और प्रोग्रेसिव दोस्त भी पिछले 5-6 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं है जमात के और उनके नैरेटिव के अंदर, कोई फ़र्क नहीं है। वो इसलिए कि अनकॉन्शियसली वो स्टेट प्रोपेगेंडा जिसने आपको दहाइयों से बताया कि बलोच इंपॉर्टेंट नहीं है, पश्तून इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंधी इंपॉर्टेंट नहीं है, गिलगिती इंपॉर्टेंट नहीं है, सराइकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंस जो है वो कश्मीर और फ़लस्तीन की उससे ज़्यादा है। तो वो बता कर ज़ाहिरी बात है बहुत से लोग जिनके मुंह से कभी इन एथनिसिटीज़ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकलता जो पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ होता है, लेकिन जैसे ही कोई मसला आलमी स्टेज पे खड़ा हो जाए, चाहे वो यूरोप में इस्लामोफोबिया का हो, अमेरिका में इस्लामोफोबिया का हो, इसके अलावा हिंदुस्तान में हो या फिर वो फ़लस्तीन में हो, तो उस पर फ्रंट लाइन सोल्जर बन के सामने आ जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली इंसान जो है वो इसी इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट का शिकार होकर कभी क्रिटिकली अपने आप को एवेल्यूएट नहीं करता। तो ये तो एक रैंट हो गई कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए पेश आई कि पाकिस्तानीज़ इन अ मैसिव नंबर आर टॉकिंग अबाउट दिस। अदरवाइज आई विल स्टिल से that no matter what worst is happening in Palestine and Israel as well, it is irrelevant to any Pakistani because Pakistanis are still living in a state of depravity. कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए हमें अपनी बात करनी चाहिए। तो इस बार का मसला यहाँ से शुरू होता है कि 7 अक्टूबर की रात को हमास, जो कि मिलिटेंट आउटफिट है, पैलेस्तीन से ऑपरेट करती है, मेनली गाज़ा से,
वो 4000 रॉकेट्स इसराइल पे फायर करते हैं, जहाँ पे आयरन डोम सिस्टम आपको पता है मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे जदीद एंटी मिसाइल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी फेल होता है। इसीलिए कि 4000 रॉकेट्स जब आएंगे तो मैल फंक्शन क्रिएट हो गया और बहुत से शहरी इलाकों के अंदर, बहुत से स्पेसेस के अंदर, पब्लिक स्पेसेस के अंदर वो गिरे और उसमें सिविलियंस की भी जानें गईं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी गईं। और ये सबसे बड़ा एक सरप्राइज़ कह सकते हैं रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो गाज़ा की स्ट्रिप से हमास ने दिया इसराइल को, जिसको ब्लिट्स क्रीग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स कहा करते थे, उसी नौयत का सरप्राइज़ था। और इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया मोसाद की इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको कहा जाता है कि सबसे इंसाइटफुल और सबसे प्रोफाउंड सीक्रेट एजेंसी है दुनिया की, उसको भी इल्म नहीं हुआ। और ये सारा ऑपरेशन पहले प्लानिंग, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट्स और तीसरी स्टेज यानी कि एग्जीक्यूशन पे चला गया, लेकिन मोसाद सोई रही, उसको इल्म नहीं हुआ और वो अब भी सोच रहे हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में एक रिस्पांस सामने आता है इसराइल का जो कि एब्सोल्युटली ब्रूटल है। ब्रूटल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमास जो है वो एक मिलिटेंट आउटफिट है, लेकिन इसराइल एक स्टेट है और स्टेट जो है वो सर्टन लॉज की रिस्पेक्ट करती है। लेट्स से कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौजियों के सर काट के फुटबॉल खेलते हैं उससे, तो हम उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौजी तालिबान के सर काट के फुटबॉल नहीं खेल सकते। उसकी वजह यह है कि दे रिप्रेजेंट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट द एंड ऑफ द टाइम्स। वो ये नहीं है कि एक रोग स्टेट या फिर एक रोग मिलिशिया है जो कि कुछ भी करती फिरेगी, आर्सन करेगी, आग लगाएगी, जलाएगी लोगों को। तो इसीलिए जो इसराइल का रिस्पांस है वो मज़ीद क्वेश्चनेबल होता है कि अगर आप एक लेजिटिमेट कंट्री हैं, देयर कुड हैव बीन वेज टू डू थिंग्स राइट, लेकिन एक मैसिव नंबर के ऊपर रिटेलिएशन होती है आगे से, और उस रिटेलिएशन के नतीजे में बताया जा रहा है कि अब 2 हफ्ते का राशन बाकी रह गया है वहाँ पे, क्योंकि ब्लॉकेड कर रहे हैं चारों तरफ से। जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दी है, बिजली नहीं है। इसके अलावा फ्यूल ख़त्म हो गया है, फूड सप्लाईज नहीं जा रही। अब माइंड यू के यूएन लॉज के अंडर ब्लॉकेड करना जो है वो इलीगल है किसी भी स्टेट का। और वैसे तो इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है वेस्ट बैंक के अंदर कुछ इलाकों में और गाज़ा स्ट्रिप के अराउंड जो इलाके हैं या सेटलमेंट्स जो उन्होंने बनाई हैं, वो भी यूएन रेजोल्यूशंस के अंडर जो हैं वो कम्प्लीटली इलीगल हैं। लेकिन आप कर क्यों नहीं कुछ सकते? बिकॉज वेन एवर यू ट्राई टू डू समथिंग अगेंस्ट देम, तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट एक वीटो आता है अमेरिका का और सारी डिबेट 1.5 अरब मुसलमानों की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब तक तकरीबन 2.5 लाख लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि वो आईडीपीज़ बन चुके हैं। इसके अलावा जो है वो 1000 घरों को इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया इस पॉइंट तक। और कहा यह जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात की कि दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वॉर एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ। और अब वो ग्राउंड फोर्सेस को भी मूव करवाने लगे हैं और 1000 फ़लस्तीनी अब तक मर चुका है, 1200 फ़लस्तीनी और तकरीबन 1300 इसराइली मर चुके हैं इस सारी जंग के अंदर। तो तकरीबन स्टेलमेट हुई है, इस कदर जाने गई हैं, ब्लड बाथ हो रहा है वहाँ पे और कोई कुछ कर नहीं सकता। बिकॉज देन अगेन सर्टन वेस्टर्न पावर्स आर बिहाइंड इसराइल एंड देन a lot of elements in the Muslim world also back whatever Hamas is doing, उसको भी सपोर्ट मिलती है। और वो कहाँ से मिलती है? वो यहाँ से मिलती है कि अभी जो इस्माइल हानिया यानी कि जो हमास का लीडर है वो मौजूद है कतर के अंदर और $360 मिलियन 2021 में कतर ने हमास को दिए, $360 मिलियन। ठीक है, अब उसका क्या किया होगा ये आपको इल्म है। ठीक है, इसके अलावा ईरान हर साल एक रिपोर्ट के मुताबिक $100 मिलियन हमास को देता है, रॉकेट्स देता है, और वो सारा का सारा इस्तेमाल कहाँ होता है? इसराइल के अगेंस्ट होता है। तो ये दोनों तरफ से जिस तरह से एक्सिस और एलाइड फोर्सेस थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये उसी तरह है कि अब एलाइड के अंदर जो है वो पीछे अमेरिका है या पीछे फ्रांस होगा या और मुल्क होंगे जो इसराइल को मिलिटरली बैक करते हैं, और इस तरफ जो है वो ईरान है और कतर है और रशिया भी सपोर्ट करता है उनकी कॉज को, क्योंकि रशिया एंटी अमेरिका है इसीलिए। तो ये एक सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है जिसमें ईंधन और जिसमें फ्यूल जो है वो लोकल पैलेस्टीनियंस बनते जा रहे हैं। 70 साल हो चुके हैं। और मैं क्यों 70 साल कह रहा हूँ, वो इसीलिए कि इतनी जंगें आपने लड़के देख लीं, लेकिन अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो आप मुझे बता दें क्या फ़र्क पड़ा है, और मैं मान लूँगा कि इस तरह का जो वॉरफेयर है इससे कोई रिज़ल्ट पीस का निकल सकता है। 47 के अंदर, जिससे पहले 6 मिलियन ज्यूज़ हिटलर ने मारे और इनकी वहाँ से मूवमेंट भी शुरू हुई इसराइल की तरफ, जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी उस टाइम के ऊपर, यूके के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो 47 में यूके एग्जिट कर देता है उसको,
उससे पहले के दौर में यूके से पहले ऑटोमन्स का कब्ज़ा था वहाँ पे। तो उनके जाने के बाद इसराइल अरब वॉर होती है जिसमें इसराइल जीत जाता है, ठीक है, लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं 48 की। उसके बाद में 67 में दोबारा अरब कंट्रीज इकट्ठे होते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक इकट्ठे होकर इसराइल पे हमला करते हैं और इसराइल भी रिटेलिएट करता है। फिर भी कुछ नहीं हो सकता, इसराइल फिर जीत जाता है। दूसरी दफ़ा इसराइल जीतता है इस जंग के अंदर। 73 में योम किपुर वॉर होती है विच इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट नाइट्स इन द कैलेंडर ऑफ ज्यूज़, और वो इसीलिए कि जिस तरह हमारा 27वीं रमज़ान है इसी तरह उनका ये होगा। उसकी रात को वहाँ पे हमला करते हैं, कुछ नहीं हो पाता। इवन जॉर्डन की तो एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो 3-4 दफ़ा ये जंगें लड़ी। इसके बाद में मल्टीपल टाइम्स जो है वो इंतफादाज हुए। इंतफादा क्या है? अपराइजिंग्स, जो कि पैलेस्तीन के अंदर गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर या दीगर जगहों पे हुई, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 इंच ज़मीन वापस नहीं मिली। तो अब भी एक वैसी एफ़र्ट है और हर एफ़र्ट के बाद हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मरते हैं और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो क्या आप मुझे बताएं ये सलूशन है? ये सलूशन है कि क्या आम आदमियों को, आम शहरियों को मरवाई जाना है कि एक जाइंट को जाके सोए हुए को उठा के मार के भाग के वापस आएंगे? तो वो किसको मारेगा बाद में? और वो भी ऐसा जाइंट जो किसी लॉ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, यूएन रेजोल्यूशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सेटलमेंट्स जो हैं वहाँ पे लेजिटिमेट बनाई हुई हैं उसको रिवर्स नहीं कर रहा। वहाँ पे जो न्यूक्स उनके पास हैं वो भी आप देख लीजिए, एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है, वो भी, हम भी नहीं है वैसे तो, हिंदुस्तान भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि इस सारी एक्सरसाइज का रिज़ल्ट अगर आपने पिछले 70 साल में कोई देखा है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं एडवोकेट करूं इस वॉर को जो कि वहाँ पे हो रही है। और एक बड़ा मसला, खैर हमारी कंट्रीब्यूशन तो कभी कोई नहीं रही, हमारी कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर बन के लोगों को गालियाँ देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक कंट्रीब्यूशन याद आ गई कि 60s की जो जॉर्डन पैलेस्टीनियन वॉर थी ना, उसमें एक हमने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक नाम का आदमी वहाँ भेजा था, जिसने वहाँ जाके तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनियों को काट के रख दिया था, जिसकी वजह से उसको बुचर ऑफ पैलेस्तीन कहा करते थे। और वहाँ के लोकल कमांडर्स ने उसका कोर्ट मार्शल करने का जो है वो रिकमेंडेशन दे के उसको वापस भेजा, और हमने उसको एक बड़े ओहदे पे लगा के यहाँ पे दोबारा से फ़ौज में ले आए, और बाद में वो चीफ बना, फिर उसने कू किया, भुट्टो को लटकाया, प्रेसिडेंट बन गया। तो हमने 25,000 फ़लस्तीनी मारने के अलावा आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी आवाज़ हमारी होती है, हालांकि अपने बैकयार्ड में 250 फ़लस्तीन बने हुए हैं, उसका इल्म ही नहीं है। तो करें बात इस पर, मैं भी नॉइज़ में इजाफा करने आया हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एक बड़ा मसला जिसको देखकर मुझे लगता है कि इस इशू पे थोड़ी बात करनी बनती भी थी, वो यही था कि हमास को लेके जो पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सपोर्ट मिलती है वो बड़ी हैरान कुन सपोर्ट है। और वो हैरान कुन सपोर्ट किस वजह से है? वो इसीलिए है कि मल्टीपल एविडेंस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमास को बनाने में इसराइल का हाथ था। अब आप हैरान हो जाएंगे ये किस तरह की बात कर रहा है, फतवेबाजी भी होगी, रिस्पांस वीडियोस भी बनेगी मेरे ऊपर, लेकिन मैं क्या करूं, ये वो चीज़ है जो बतानी पड़ेगी ना आपको, ताकि कोई कॉन्टेक्स्ट बन सके। आप मुझे ये बताइए कि जब भी पीस होगा तो पीस के नतीजे में, 2 स्टेट सोल्यूशन के नतीजे में इसराइल मज़ीद टेरिटरी तो नहीं ले सकता फ़लस्तीन के अंदर, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर चाहिए जो कि बार बार उसको इस तरह से इंस्टिगेट और प्रोवोक करता रहे और वो मज़ीद अंदर घुसता जाए। उसे एक जवाज़ चाहिए आम फ़लस्तीनियों का खून बहाने के लिए और वहाँ काबिज़ होने के लिए, और वो जवाज़ का नाम है हमास। और ये आपको लग रहा है कि मैं अगर कंस्पिरेसी थेरी पका रहा हूँ बैठ के, जो पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट स्पोर्ट है ना कंस्पिरेसीज़ बनाना, कि इसके पीछे कोई आलमी साजिश होगी, तो ये भी सुन लें कि इसके पीछे एविडेंस असल में क्या मिलता है। तो इससे पहले कि हम हमास को इसलिए सपोर्ट करें कि वो फ़लस्तीन की आवाज़ है, पहले ये पूछ तो लें कि क्या वो फ़लस्तीन के लोगों को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। जिस तरह हमने तालिबान के बारे में नहीं पूछा कि आया तालिबान एक आम अफ़गान के नुमाइंदा हैं या नहीं हैं, और हमने ये मान लिया कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आ चुकी है वो आवाम की खुशनुदी से आई है, इसी तरह हमने गाज़ा के अंदर हमास की हुकूमत को अनडिस्प्यूटेड मान लिया, जो कि गलत है। किस तरह गलत है वो आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली एक सर्वे जो कि सामने आया पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जून 2023 के अंदर, उसने ये डाटा रिवील किया कि ओनली 31% पैलेस्टीनियंस बिलीव दैट हमास शुड रिप्रेजेंट देम। सिर्फ 31% फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि हमास उनको, उनकी नुमाइंदगी करती है। 69% इससे डिसएग्री करते हैं। तो मेजॉरिटी कहाँ है आप बताइए? बेशक वहाँ से वो इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर कोई और ऑप्शन है? उनका वेलफेयर वर्क का एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसके अलावा आप चल नहीं सकते वहाँ पे,
ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो पैलेस्टीनियंस इज़ इक्वल टू हमास किया हुआ है ना, ज़रा इस पर थोड़ा सा पढ़ के देख लें, उसके बाद में ट्विटर पे आके शोर मचाइएगा और चीखिएगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि PLO जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फतह पार्टी भी जिसको कहते हैं, वो थोड़ी खैर मुख्तलिफ है उससे। यासर अराफात भी इस पार्टी का हिस्सा रहे और वो पीस अकॉर्ड्स का हिस्सा बनते रहे। 90s के अंदर PLO ने जाकर इसराइल को तस्लीम किया और ये कहा कि ठीक है, जितना कंट्रोल उनका है वो उनका है और वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो हमारा कंट्रोल होगा। और ये 2 स्टेट सोल्यूशन वाली जो चीज़ थी ना, इसको काउंटर करना था। अगर इसराइल ने मज़ीद घुसना है फ़लस्तीन के अंदर तो उनको एक जवाज़ चाहिए वहाँ पर मौजूद जो कि उनके ख़िलाफ़ टेररिज्म करे, और वो जवाज़ था हमास। क्योंकि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन निकलता है तो इसराइल मज़ीद सेटलमेंट तो नहीं बना सकता ना, इसीलिए उनको वहाँ पे जंग की हालत पैदा करने वाला एक मॉन्स्टर चाहिए ताकि वो खुद मॉन्स्टर बन सकें उससे बड़ा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने तालिबान को क्रिएट किया और बाद में वही तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए, उसी तरह बिल्कुल उस मॉडल के ऊपर इसराइल ने सपोर्ट किया हमास से पहले जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी उसके राइज़ को। और ये ख़ुद इसराइल के अपने बहुत से ऑफिशियल्स मान चुके हैं, जिनके नाम मैं आपको कोट कर देता हूँ। ब्रिगेडियर जनरल यिट्ज़हक सेगेव जिसका नाम है, जो कि इसराइल के मिलिट्री गवर्नर थे गाज़ा के अंदर, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, अगर आप सर्च कीजिए तो इसमें उन्होंने कन्फेस किया है कि हमने फ़लस्तीन के अंदर जो इस्लामिस्ट मूवमेंट थी वो PLO को निगेट करने के लिए, PLO के ख़िलाफ़ खड़ी करने के लिए उसको फाइनेंस किया, फंड दिया। तो PLO दर्द सर इसलिए बन चुका था क्योंकि वो सेकुलर नेशनलिज्म पे बेस्ड था, वो एंटी सेमिटिज़म नहीं फैला रहे थे, इसीलिए वेस्ट को भी इतनी अपीलिंग नहीं लगी उनकी तहरीक के इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंटेशन में सलूशन कर रहे थे, वो जंग लगाने के हामी नहीं थे, तो उससे तो हल निकल आता, इसराइल को डिफीट हो जाती। इसीलिए उन्होंने कोई ना कोई ऐसी आउटफिट क्रिएट करनी थी जो उनको जवाज़ दे घुस के बमबारी करने का, बिल्डिंग्स तोड़ने का, बच्चों को मारने का, सेटलमेंट बनाने का। तो उन्होंने PLO के अगेंस्ट हमास को खड़ा किया और बहुत से लोग पाकिस्तान में यासर अराफात को सलूट करते हैं, हमास को भी सलूट करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, थोड़ी तारीख पढ़ लें। यासर अराफात ने अपने मुंह से कहा है कोट एंड कोट कि हमास इज़ द क्रिएशन ऑफ इसराइल। तो वो अपने मुंह से एक बात कर रहा है लेकिन आपको वो भी पसंद है, हमास भी पसंद है। बिस्मिल्लाह, मतलब क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा फिनोमिना क्या हो सकता है ऑक्सीमोरोनिक और एटीट्यूड का, कि आप दो ऑपोजिट्स को एक साथ सपोर्ट करें, ठीक है। इसके अलावा एक और कोट कर देता हूं आपको, यासर अराफात और जनरल यिट्ज़हक की मैंने स्टेटमेंट तो आपको कोट कर दी है। इसके अलावा जो एक एवनर कोहन के नाम से एक शख्स हैं जो कि इसराइल के ऑफिशियल हैं, और उन्होंने ये बयान दिया कि हमास इज़ इसराइल्स क्रिएशन, और गाज़ा में 70s और 80s के दौरान हमने उनके राइज़ को फैसिलिटेट किया और सपोर्ट किया सेकुलर नेशनलिज्म के अगेंस्ट। अब आप सोचेंगे कि सेकुलर नेशनलिज्म क्यों ज़्यादा ख़तरनाक था फ़लस्तीन के अंदर अगेंस्ट रिलीजियस नेशनलिज्म। वो इसीलिए कि सेकुलरिटी जो होती है ना, वो होमलैंड की स्ट्रगल होती है, जबकि जो यहाँ पर इस तरह की आउटफिट्स हैं, हमास की तरह की, तालिबान की तरह की, दाइश की तरह की, वो दुनिया को कन्फाइन नहीं करते नेशनैलिटीज़ के अंदर, इंटरनेशनलिज्म का चूरन भी बेचते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था ना कि थर्ड वर्ल्ड में वेस्ट ने क्यों सेकुलर नेशनलिज्म को डिस्करेज किया और रिलीजियस नेशनलिज्म फैलाया, इसीलिए कि अगर उनके मुल्कों से वसाइल लूटे जा रहे हो तो उनको ये फिक्र नहीं होगी कि यहाँ जुल्म हो रहा है, वो सोचेंगे फ़लस्तीन का और कश्मीर का और शाम का और इराक का। तो इसीलिए उस जो जहाँ पर सेकुलर नेशनलिज्म की स्ट्रगल्स होती हैं वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो PLO को तोड़ने के लिए हमास खड़े करने में इसराइल का हाथ था। अब आप ज़रा बताएं मुझे कि अब हमास को कैसे सपोर्ट करना है इसराइल के ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमास यहाँ पे इलेक्शन जीतती है गाज़ा स्ट्रिप पे, 85% बजट मिसाइल ख़रीदने में लगा देती है, बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। आपको पता है अब भी अमेरिकन और UN फंडिंग के ऊपर गाज़ा के बच्चे स्कूल जाते हैं और रोटी खाते हैं, और जो उनका अपना टैक्स होता है उससे हमास जो है वो मिसाइल ख़रीद के चढ़ जाती है इसराइल के ऊपर और उनको जवाज़ देती है आके बच्चों को मारने का। अब आप कहेंगे कि डैमेजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के अंदर, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमास जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है? तो वो इसीलिए कि जितनी उनकी कैपेसिटी है वो तो वो कर देते हैं ना।
अब स्टेट ऑफ इसराइल जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है उतना डैमेज तो नहीं कर सकते वहाँ पे, तो इसीलिए जितना डैमेज करते हैं ये कहना कि ये कम है वो ज़्यादा है, नहीं, ये प्रॉपर कैपेसिटी के ऊपर है। वो 10 स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में नीचा ने कहा था ना कि वेरली आई हैव ऑफन लॉफ्ट एट द वीकलिंग्स हु थिंक देमसेल्व्स गुड बिकॉज दे हैव नो क्लॉज, कि जिसके पंजे नहीं हैं मैंने अक्सर देखा कि वो अपने आप को अच्छा कह रहे होते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि उनके पंजे नहीं हैं, इसीलिए वो अटैक नहीं कर सकते किसी को, और वो वीकनेस को अच्छाई बयान कर रहे होते हैं। तो जितने हमास के पंजे हैं उतना वो गाड़ लेता है इसराइल में, और आगे से जितने इसराइल के पंजे हैं वो उतना गाड़ के आपको दिखा देता है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? कोई भी नहीं। फ़लस्तीनी बच्चों के मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ जितना इसराइल है उतना ही हमास है, क्योंकि वो किताब छीन के बंदूक पकड़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वायलेशंस उस तरफ से नहीं होती, जितनी भी वायलेशंस होती हैं उसका आंसर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस और तालीम और तरक्की के मैदान में देना पड़ेगा। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का एक मसला है, अपने एनिमीज़ को बंदूक के ज़ोर पे, तलवार के ज़ोर पे हराने के वही 8वीं सदी के ख्वाब देख रहे हैं। इनोवेशन से, कंपटीशन से लड़ना नहीं आता। चीन किस तरह हरा रहा है अमेरिका को? बंदूक तान के। जापान पे, हिरोशिमा पे बॉम्ब मार दिया अमेरिका ने। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जापान में जो उठ के वाशिंगटन पे हमलावर हो गई? कंपटीशन से साथ खड़े हुए हैं, आज उनके बराबर खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान किस तरह चीन से बदला ले रहा है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो जाके जो है वो बीजिंग के अंदर बम से अपने आप को उड़ाती फिर रही है? कंपटीशन से। कंपटीशन नहीं सीखते, और वहाँ पर इसराइल को अगर आप मात देंगे तो वो मुस्लिम उम्मा की फतह है, वो फतह है फ़लस्तीनी बच्चों की और वहाँ पे माओं की और बहनों की और बेटियों की। तो इसराइल को अगर आपने शिकस्त देनी है तो ये जो कंट्रीज़ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कतर है, जिसमें ईरान है, इनको चाहिए कि ये बंदूकें ख़रीदने के लिए नहीं बल्कि किताबें देने के लिए फ़ंडिंग करें फ़लस्तीनियों को, उनको साइंटिस्ट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, रिसर्चर बनाएं, उसके बाद में हमले करें जाके इसराइल के ऊपर, क्योंकि आप तो अपने मुल्कों में महफूज हैं लेकिन बच्चे उनके मर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट जो पर 1000 एम्प्लॉयज़ है, यानी कि 1000 सरकारी मुलाजमीन में सबसे बड़ा नंबर दुनिया में साइंटिस्ट का जो है वो इसराइल में है, 140 साइंटिस्ट पर 1000 पीपल। कतर और ईरान से ये मुतालबा है कि इस तरह का मुकाबला करके दिखाएं ना इसराइल का, तब समझ आती है कि आप वाकई चाहते हैं खुशनुदी फ़लस्तीनियों की। इसके अलावा 6 नोबेल प्राइज़ हैं केमिस्ट्री के अंदर, 6 नोबेल प्राइजेस, इसमें से एक लेके दिखा दें या तो, अगर वाकई लड़ना है उनसे। इसके अलावा आपको पता है कि तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बेशक वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हों, सॉफ्टवेयर्स हों, वो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री हो, वो जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स हों, वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हों, उसमें इसराइल दुनिया में टॉप पे खड़ा हुआ है। स्पेस साइंसेस में टॉप पे खड़ा हुआ है। तो अगर आपने लड़ना है, पाकिस्तानियों के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपने लड़ना है अपने एनिमीज से तो वो इस मैदान में लड़ना पड़ेगा। अगर आप एक सेन आदमी हैं तो आप ना इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं ना हमास को, इसमें से किसी एक को भी आपने चूज़ किया, यू हैव लॉस्ट एज अ थिंकर, एज अ पर्सन, एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल। क्योंकि अगर आपने इसमें से एक साइड पिक कर ली तो यू हैव गिवन योर सेल्फ अप टू द स्टेट प्रोपेगेंडा जो 80 से चल रहा है। इसीलिए सोचना ये पड़ेगा कि बेटर सेंस हैज़ टू प्रिवेल। अपने मुल्क के पहली बात तो ये, पहला मैसेज तो ये, अपने मुल्क के अंदर फ़लस्तीन पहले ख़त्म कर लें जो 5-6 बने हुए हैं, उसके बाद परवाह कीजिए। दूसरी बात, जो टेररिस्ट सिंपथाइज़र है वो चाहे इस तरफ है या उस तरफ है, दोनों को डिस्करेज करें। तीसरी बात, वॉर नहीं कंपटीशन को जो है वो सपोर्ट करें। चौथी बात, अगर किसी एनिमी को हराना है तो वो मॉडर्न दुनिया में अल्टरनेटिव तरीक़ों से करना पड़ेगा और उसके लिए सैनिटी हैज़ टू प्रिवेल। बाइनरी थिंकिंग नहीं चल सकती, और आपने तारीख़ पढ़े बगैर अगर कोई राय देनी है तो वो राय मोस्ट प्रॉबली गलत ही होगी। थैंक यू। बेस्ट वीडियो थी सैयद मुजम्मल साहब की, क्योंकि उन्होंने एक ना जो एक मुद्दा चल रहा है ना उन चीज़ों को लेकर उठे हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये नहीं मुद्दा उठाया, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज कल जो काफ़ी आवाज़ें हैं ना वो यहाँ से उठ रही हैं
तो उन्होंने ये बोला है कि आप सबसे पहले जो अपने पीछे जो 40-50 फ़लस्तीन बना के बैठे हैं इनको तो ख़त्म करें। फिर अब देखें ना कि अपना एक पलड़ा है जो वो उसमें ही सब कुछ वो भरा हुआ है, अगर वो सही नहीं है तो आप दूसरे को सपोर्ट करने चले जाएं तो वो सही बात। आगे से लोगों ने यही बोलना है ना कि जैसे उन्होंने एक मिसाल दी है, वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जाकर 20-25 हज़ार फ़लस्तीनियों को लटका दिया था, तो उन्होंने आकर आगे से चीफ बन गए। वो चीज़ देखें ना कि वो हम उनको यार सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। आगे से पंगा एक गलत जगह ले बैठे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, हर तरह से उनके पास चीज़ें हैं, और हमारे पास इधर से हमारे पास बोल रहा हूँ इनके पास इतनी पावर नहीं है कि आगे से डिफेंड भी कर सके किसी चीज़ को, और वो कर भी रहे हैं। अब उन्होंने हर चीज़ उजाड़ दी। अब कोई बंदा जाके नक्शा पहचान के दिखा दे ये फ़लस्तीन है, उसको भाई देखें कि वहाँ पर बिल्डिंग, वहाँ पर बच्चे, जानवर, जो चीज़ सामने आती हर चीज़ को उन्होंने मलिया मेट करके रख दिया है। तो ये इसी वजह से भाई चीज़ें हो रही हैं कि पहले समझना चाहिए। देखो ना तो पाकिस्तान से किसी ने आवाज़ उठाई है ना, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आपके सामने आज वाक़या सबको बंद कर दिया गया, और ना ही किसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि ये चीज़ गलत है या नहीं है, और ना ही किसी एक मुल्क की या कंट्री की किसी नज़र है इन पर कि इधर से कोई स्टेटमेंट है या ये जो चीज़ें बोल रहे हैं। अब रही जो बात एक फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में ना कि हमास और एक मुसाद और इसराइल ये एक इकट्ठे ही हैं, लिहाजा ये पहले खुद हरकत करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप ये एक आकर हर चीज़ एक मतलब के घेर लें। तो ये भी आपको एक काफ़ी एक मतलब की चीज़ एक अजीब सी लगती है कि यार वाकई ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों का ये एक मतलब के खून इनके हाथों में और इस पर चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो ना, एक माह पहले CNN की रिपोर्ट है कि उन्होंने मतलब के एक हमास के नहीं एक 10 जसूसों को मारा था, अपने हमास के बंदों को, एक मुसाद के एक मतलब के ये मुसाद के बंदे थे। उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट भी दी थी और उन्होंने उनको एक लटकाया भी था, या जो भी उनकी चीज़ें एक चल रही हैं। अब देखो ना, ठीक है, अब वो कंट्री एक दूसरे के साथ एक उनका एक मुद्दा चला हुआ है। अब जो बीच में कंट्रियाँ आ रही है ना, अब ऑफिशियली अब अभी की एक मतलब कि एक प्यूटन ने भी उनको वार्न किया कि आप ऐसी जो चीज़ें कर रहे हैं ये गलत है। अब रशिया के पास नहीं है इंटेलिजेंस, उनके पास है या नहीं, वो चीज़ें नहीं समझ सकते कि लिहाजा ये चीज़ें एक ही हैं, ये चीज़ें एक ही हैं और ये खुद या ऑटोमेटिक कर लें। तो ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो वो दूसरा बंदा या दूसरी कंट्री एक कूद कर नहीं इसमें एक पड़ता कि इनका आपस का मुद्दा है, ये खुद ही इनकी प्लानिंग हुई है और ये हर चीज़ आपस में कर रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट देनी एक बहुत मायने रखती है। बिल्कुल लेकिन अगर देखा जाए तो भाई सैयद मुजम्मल साहब ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है हमास इसराइल गठजोड़ के ऊपर, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो वक्त बताएगा ना कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। लेकिन ये कि एज पर उन्होंने भी यही कहा कि आप मुझे ये कहेंगे कि ये अपने पास थ्योरी घड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात ज़रूर है कि हमें भी सोचना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने एक और बात की है ना कि पहले हमें अपने घर में देखना चाहिए कि हमारे घर कितने इसराइल बने हुए हैं, फ़लस्तीन बने हुए हैं। तो नो डाउट भाई पिछले आप तकरीबन 1-2 साल से देख लेना तो हमारे इधर भी यही सूरत हाल बनी हुई है और ऐसे ऐसे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। आप देख लो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अंधाधुन लोगों के घरों में जाके मतलब औरतों तक जो है ना वो नहीं छोड़ा, बच्चों तक जो है ना वो नहीं छोड़ा, और अंधाधुन उन्होंने जो है ना वो जो अंत मचाया है ना वो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था, वो हमने इधर देखा है। लेकिन ये कि बिल्कुल हमें जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो अपना देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम आगे जाके देखें, या वो हमें इस काबिल समझते हैं कि वो फलां मुल्क हमारी तरफ देखे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि फ़लस्तीनियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान है किधर, क्योंकि उनको जो ज़ख्म दिया गया था ना वो कभी भी नहीं भूल सकते, वो उनको पता है कि इनकी नेचर कैसी है। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो एंड के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया ना वो बहुत अच्छा मैसेज है कि यहाँ पे जज्बात की नहीं, यहाँ पे आपको अकल की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें कि आप उनके बराबर हैं। आप उनके बराबर कैसे आ सकते हैं? आप एजुकेशन जो है ना उसको आप थोड़ा सा जो फैलाएं, अपने लोगों को एजुकेट करें, उनको इस काबिल बनाएं कि आप जो वो मतलब इस जो है ना वो जंग लड़ें तो वो एक कलम की नोक के ऊपर लड़ें या अपने ट्रेड के ऊपर लड़ें या इस तरह करके जो है ना वो साइडों के ऊपर आएँ, बजाय इसके कि आप जज्बात के साथ जिधर भी जाकर जो है ना वो फट जाएं। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी उनकी वीडियो थी और यही एक रियलिटी भी है जो कि हर बंदा नहीं मानता, और इनके अंदर भी ये खूबी है कि वो खुला
अल्लाह इसलिए बोलते हैं, इसलिए उनकी जो है ना वो बातें लोगों को वो कड़वी साइंसदान लगती है। रहने ही नहीं देते, बने क्या इधर बंदा साइंसदान। ईरान के उन्होंने 9 टपका दिए साइंसदान, क्या वो नहीं पढ़े थे? क्या उन्होंने नहीं केमिस्ट्री के फिजिक्स पढ़ी थी? क्या वो चीज़ इनमें नहीं थे? आपके कौन जितने नहीं भी रहे? ऑफिशियल, जितना भी एक चाहे एक जिस कंट्री का भी है, वो उसको आकर घर में आकर घुस कर मारेंगे, और आप दरवाजा खोल कर देंगे ये बंदा इंटेलिजेंस है, इसको पहले फिर टपका आप अपने के लोग कल शामिल होते हैं ना। बिहार पाकिस्तान ने स्टेटमेंट ही नहीं दी कि किसने स्टेटमेंट दी है। हम बात ही नहीं पाकिस्तान की कर रहे हैं। एक पाकिस्तान तो आपने आपको खुद जोड़ रहा है ना इसमें कि पाकिस्तान ने हर चीजें की। अब इसराइल का ख्वाब है कि हम एक मतलब कि एक यहूदी रियासत बनाएंगे। कल को वो सऊदीया में भी ऐसा एक सीन कर देंगे कि इधर एक जमात खड़ी करेंगे, उसको टेररिस्ट का नाम देकर इधर हमला कराना स्टार्ट कर देंगे। कर भी सकते हैं। तो ये एक आपको लगा नहीं कि आप मूवी देख रहे हैं कि एक मूवी में एक जमात इधर होगी कि एक जमात इधर होगी। यार अजीब सी बातें, यकीन करें मेरा तो पहले ही माइंड काफ़ी एक इन चीज़ों में उलझा हुआ था। लेकिन ठीक है भाई कि एक खुद की एक तजर्बा का है, एक खुद उन्होंने एक रिसर्च की हुई है। अब इसराइल की तो उनके अंदर एक मतलब कि उनके पूरी कंट्रोल है मीडिया, वो किसी तरीके का स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं। 4 दिन हो गए 40 बेबी शहीद, 40 बेबी मार गई, 40 बेबी मार गई। फिर पता जाकर चला कि AI की वीडियो है, सामने भांडा फोड़ दिया है कि अमेरिका की बंदा था, अभी वो रशिया में है। आज उसकी मैंने ट्विटर पर एक पिक्चर देखी है, वो उसने रशिया में खींच कर एक मतलब के पोस्ट की है। उस बंदे का इन्होंने यूट्यूब चैनल फूंक दिया क्योंकि वो रियलिटी दिखा रहा था, वो इनको एक्सपोज कर रहा था। अब इसराइल जो उनका ऑफिशियल एक अकाउंट है, वो एक ईरान के साथ एक ट्विटर पर फाइट कर रहा है कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज हैं, लेकिन ये टाइम बताया गया है कि टाइम रियलिटी चेंज करेगा। 4-5 दिन में 4-5 दिन में अभी जो उन्होंने स्टेप लिया है ना इसराइल ने, 24 घंटे में खाली चीज़ें करें। अगर तो वो चीज़ें होगी या हमास ने एक चुप कर बैठे रहे, तो फिर भाई चीज़ें क्लियर है कि हर चीज़ ही मलिया मेट है, सब मिले हुए हैं। बस ऐसे ना जो बेचारे एक मासूम बच्चे हैं जो अभी एक मतलब के एक माँ की कोख में, जो अभी माँ के एक उन्होंने मतलब के आसरा भी नहीं है कि सर पर, उनको पता भी नहीं है हमारा माँ बाप किधर है, वो भी बच्चे बेचारे मार रहे हैं। एक छोटे छोटे एक बंदे को देखकर एक रोना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंसानियत नहीं है। लेकिन देखो अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या प्लानिंग है और क्या ये चाहते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें अब देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।